एपिसोड 731 से 732। कारण की करिश्मा। करण अपना मुंह फुलाए उस जगह काफी देर तक बैठा रहा। कुछ देर के इंतजार के बाद चंद्रा वापस लौट आया, जो इस समय थोड़ा सा खुश भी नजर आ रहा था। क्या हुआ तुम्हें, कोई नागिन मिल गई क्या तुम्हें? करण ने मुंह बनाकर कहा। ये सुनकर चंद्रा लहराते हुए बोला, तेरे होते हुए अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है वीरू, तुम अपनी लव लाइफ में कुंडली मारकर जो बैठेला है। बकवास बंद करो, तकनीक मिली या नहीं? करण ने सख्ती से पूछा। इस पर चंद्रा ने अपने अंदाज में कहा, तू अपन को कम समझता है क्या भीरू? अपन वो बला है जो फूल से पत्थर को तोड़ता है। अपन ने तेरे लिए लेवल 5 की एकदम मस्त तकनीक ढूंढी है, तेरे को उसे विकसित करने में ज्यादा टाइम भी नहीं जाने वाला भीरू। अच्छा। करण ये जानकर थोड़ा खुश हुआ और आगे बोला, किस बीस्ट की तकनीक है वो? आ तो खुद देख ले। चंद्रा ये कहकर एक दिशा में उड़ने लगा। करण ने भी अपनी व्हीलचेयर को उसकी दिशा में घुमाया। कुछ देर बाद करण के सामने एक समंदर था, जिस जगह की सतह पर ढेर सारे पानी वाले बीस्ट तैर रहे थे, जो असल में बस तकनीकों का एक रूप था। ये सब तकनीकें सिर्फ लेवल 4 की है, क्या तुम मुझे ये तकनीक हासिल करवाने लाए हो? अरे नहीं नहीं भीरू, जरा अपनी डिवाइन फायर को आंखों में तो जला, फिर समंदर के बीच वाले हिस्से पर गौर कर, तेरे को सबको समझ आ जाएगा। चंद्रा का जवाब सुनकर करण ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। इस तकनीक का बीस्ट बर्फ की शक्तियों से जुड़ा है, ये तो सच में कमाल की बात है। कहा था अपन ने, अपन बेहद ही काम का है। अपनी बात खत्म करके चंद्रा वापस करण के अंतर मन में चला गया। ज्यादा देर वो बाहर रहता तो शायद किसी को उसके होने का एहसास हो जाता, जो करण और उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता था। बहरहाल करण ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, बाहर आओ। ये कहते वक्त करण ने अपनी बर्फ की पकड़ तकनीक को उस इलाके में फैलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से उस जगह का तापमान अचानक से गिरने लगा। समंदर के सतह पर बर्फ की परत सी बनने लगी, जिसे तोड़ते हुए करने ने अपना बर्फ से बना हाथ समंदर में घुसा दिया। पर तभी समंदर के अंदर से किसी विशालकाय बीस्ट की गर्जना सुनाई दी। उसकी आवाज से ही समंदर में लहरें उत्पन्न होने लगी। इतनी आसानी से नहीं आओगे किया? करण ने अपने दोनों हाथों को लहराया, जिसके बाद आसमान में बड़ी बड़ी बर्फ से बनी जंजीरें नजर आने लगी, जो सांप की तरह फुफकारते हुए समंदर के अंदर आ गई। लेकिन तभी समंदर के अंदर से एक ताकतवर हमला निकला, जिसने उन सब जंजीरों को कुचल कर रख दिया। इसका सीधा इम्पैक्ट करण पर हुआ, जिस वजह से वो कुछ मीटर तक सरक गया और गौर से समंदर से निकल रही एक चीज को देखने लगा। जैसे जैसे वो बाहर निकल रही थी वैसे वैसे करण खुद को चींटी जैसा महसूस कर रहा था। समंदर से निकली थी एक विशालकाय ब्लू व्हेल, जिसकी आंखें सफेद थी और दांत इतने बड़े कि मुकारा बीस्ट को टक्कर दे सके। उसकी त्वचा भी ऐसी थी मानो धारदार सेवा। उसके बाहर आने से आसपास की लेवल 4 वाली तकनीकें बहुत दूर चली गई, मानो वो सब उसकी ताकत से वाकिफ हो। करण ने उस व्हेल को देखकर थोड़ा आगे आया। उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी, क्योंकि इस जगह पर यह तकनीक उस पर हमला करके उसे मार नहीं सकती, जब तक करण इसे विकसित करते समय इसकी दुनिया में न चला जाए। करण को पास आता देख व्हेल भी करण के नजदीक आने लगी। वो करण की आंखों में देखकर उसकी हिम्मत का टेस्ट ले रही थी, और करण उसकी ताकत को देखकर खुश था। करण ने अपना हाथ बढ़ाकर व्हेल के माथे पर रखा और बोला, शांत हो जाओ और अपने असली रूप में आओ। करण की बात सुनकर व्हील करण से थोड़ा दूर हट गई। फिर करण को देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोली, तुम्हारे शरीर से मुझे बर्फ देव की आभा महसूस हो रही है। क्या सच में तुमने बर्फ की पकड़ तकनीक को विकसित किया है? तुम्हें कोई शक है? करण ने सवाल किया। इस पर व्हेल ने कहा, मुझे बनाओ हुई जमाना बीत गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के किसी श्रेष्ठ ने मुझे मारकर इस तकनीक को बनाया था, और आज इस तकनीक को कोई विकसित नहीं कर पाया। खैर, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी आभा बर्फ देव जैसी जरूर लगती है, पर यह बहुत ज्यादा कमजोर है, और कमजोर लोगों के आगे मैं कभी नहीं झुकता। तुम्हें मैं कमजोर नजर आता हूं? करण के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। व्हेल को करण का सवाल थोड़ा अजीब सा लगा, फिर भी उसने कहा, मैं एक रेयर प्रजाति से आता हूं, जो अब लगभग खत्म हो चुकी है, और तुम एक नाजुक से लड़के हो जो अपाहिज भी है। मुझे विकसित करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो? फिर तो तुम्हें अपनी ताकत शो करनी ही होगी। तुम बर्फ की पकड़ तकनीक को विकसित कर चुके हो, इसीलिए तुम मुझे सीधे विकसित करने का दम रखते हो। पर इससे पहले मुझे ये दिखलाओ, किया सच में तुम मुझे संभालने के लायक हो? तुम पहले बर्फ से जुड़े बीस्ट हो जो इस तरह की बात कर रहा है, वरना बाकी सब तो बड़ी आसानी से मान गए थे। करण ने अपना सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए आगे बोला, क्या इनको देखकर तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं? करण ने अपनी कलाई घुमाई और अगले ही पल अजगर राजा फुफकारते हुए करण के ऊपर उड़ने लगा। लाल लहर नाग व्हेल की आंखें फटी की फटी रह गई, और उसकी ताकत देखकर तो उसका मुंह ही सील गया। पर फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये तुम्हारा पालतू बीस्ट है, क्या पता तुमने इसे किसी मुसीबत से बचाया हो और इसने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया हो, इससे तुम्हारी ताकत साबित नहीं होती। अच्छा। करण ने कलाई घुमाकर अजगर राजा को वापस पेंटिंग में भेज दिया और बोला, मैं तुम्हारी सोच से सहमत हूं। तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा ही बोलता, लेकिन अगर मैं लेवल 5 की तलवार तकनीक को करके दिखाऊं यो किया, उस वक्त मेरी ताकत साबित होगी।
करण को कुछ भी करके इस वेल को मानना था, इसलिए नहीं कि उसे ये पसंद आ गया था या फिर ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। असल में इसे विकसित करने में ज्यादा समय नहीं जाने वाला था, यानी टाइम की बचत, जिसका इस्तेमाल करके करण धनुष तकनीक सेक्शन में जाकर वहां से भी तकनीक ले सकता था। मगर करण की बात सुनकर वेल अपना सिर निराशा में हिलाने लगी। इतनी महान तकनीक को तुम जैसे बड़बोले इंसान से कैसे विकसित कर लिया? वेल को करण के एक भी शब्द पर यकीन नहीं था। यकीन होता भी कैसे? बीस्ट तकनीक में बीस्ट को हराकर तकनीक विकसित की जाती थी, पर तलवार तकनीक में उसमें ना जाने कितना समय, कितना दिमाग और कितनी स्किल का इस्तेमाल होता था। एक बार को लोग बीस्ट तकनीक से जिंदा बच सकते थे, पर लेवल 5 की तलवार तकनीक से बचने वालों की संख्या बहुत कम थी, खास तौर पर एक टूटे हुए महाबली की। वेल अपने दिमाग में करण के लिए किसी भी तरह के विचार क्यों न रखें, पर करण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी सूर्य तलवार को निकाला, फिर उसे लहराने के बाद बोला, 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक। और बस उसके इतना कहते ही जमीन की धूल मट्टी उड़कर जमा होने लगी, जिसके कुछ देर बाद एक बड़ा सा असली ड्रैगन वेल के सामने नजर आया, जो उसे देखकर दहाड़े मार रहा था। और वेल की आंखें एक जगह पर जम गई थी, उसका हाल बेहाल हो चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर करण ने इतने कम स्तर पर होकर इतनी बड़ी तकनीक को कैसे विकसित कर लिया, जिसके आगे उसे खुद भी कमजोरी सी फील हो रही थी। अब हो गया साबित, या इसे मैं तुम पर छोड़ दूं? करण ने पूछा। इस पर वेल ने सिर झटक कर कहा, हो गया यकीन, लेकिन तुम बर्फ की पकड़ तकनीक के वारिश हो और शायद होने वाले बर्फ देव भी, बस इसी कारण से मैं तुम्हें मौका देता हूं। जो करना है अब जल्दी करो। करण ने ड्रैगन को गायब करके कहा। उसने सिर्फ उसे दिखाने लिए इस्तेमाल किया था, उसे हमला करने के लिए नहीं, वरना वेल का तो पता नहीं, पर वो जरूर परेशान हो जाता। वेल ने करण को कुछ पल देखा और फिर उसके करीब आते आते उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसके कुछ सेकंड बाद वो उस जगह से गायब होकर करण के हाथों में एक किताब के रूप में आ गई। करण ने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। मौत की सौदागर वेल तकनीक। अच्छा, तो इस वेल का नाम मौत की सौदागर वेल है। करण ने ये कहते कहते किताब का कवर पलटा, फिर उस तकनीक को पढ़ने के बाद बोला, इसे भी मैं डायमंड स्नेक की तरफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, बस इस वाली तकनीक में इस वेल की खुद की समझ होगी। इस पर चंद्रा ने कहा, भीरू शायद ये लेवल 5 की तकनीक का कमाल है, और ये तो अपन के साथ अच्छा ही है ना, ये तकनीक खुद अपने दुश्मन को मार सकती है, तेरे को उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। बात तो सही है, करण ने सिर हिलाया। फिर ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए करण ने उस तकनीक को उसी जगह पर ही विकसित करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद ही करण ने उस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया। करण को बस इस तकनीक के इस्तेमाल करने का तरीका और उसे अपने अंदर समाने में समय लगा। उसे उस वेल से कोई फाइट नहीं करनी पड़ी, वरना उसकी 2-4 हड्डी और टूट सकती थी। करण ने उस किताब को देखा, फिर उसे उछालकर समंदर में ऐसे फेंक दिया मानो ये अब उसके लिए कचरा हो गई हो। करण उस किताब को अपने साथ ले जा नहीं सकता था, उसे उसकी कॉपी करनी पड़ती, पर उसका कोई मतलब निकल कर नहीं आता। वो पहले ही उस तकनीक को विकसित जो कर चुका था। मतलब अब करण के पास लेवल 5 की 20 तकनीक है, लेवल 5 की रफ्तार तकनीक है, लेवल 5 की तलवार तकनीक है। एक डिफेंस तकनीक भी मिल जाती तो कमाल हो जाता। फिर अब हमें डिफेंस तकनीक सेक्शन के लिए चलना चाहिए, पर इससे पहले मुझे हाई टेस्ट देकर नालंदा टोकन हासिल करना होगा इस सेक्शन से, करण ने कहा। आज उसका पूरा दिन इसी में निकलने वाला था, जो उसे कई दिनों तक थकाने का काम करेगा। ऐसे ही सोचते सोचते करण तकनीक गृह से बाहर निकल आया, जहां पहले से तारिणी उसके बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मगर करण को सही सलामत देख उसने राहत की सांस लेकर कहा, शुक्र है तुम ठीक हो। इस पर करण सिर्फ मुस्करा दिया, जिसे देख तारिणी ने आगे कहा, तुम्हें इस बार कौन सी तकनीक हासिल हुई है? कोई खास तकनीक नहीं है, करण ने ऐसे ही हाथ हिला दिया। पर तारिणी को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे कहा, क्या तुम अब हाई टेस्ट देना चाहते हो? हाँ, करण ने कहा, जो सुनकर तारिणी ने कहा, ठीक है, मेरे पास नालंदा गोल्डन कॉइन दे है, तुम आराम से टेस्ट दे सकते हो। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया तारिणी, भविष्य में मैं तुम्हारा ये एहसान चुका दूंगा। इस पर तारिणी ने मुंह बना लिया। मेरा एहसान उतारना है तो पहले ठीक हो जाओ, इस व्हीलचेयर पर तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कल के टेस्ट के बाद मैं श्रेष्ठों से मिलने जाऊंगा, शायद वो मेरी मदद कर देंगे इसमें। करण वाकई में अपने लिए बेहद खुश था। बेशक उसकी जिंदगी में दिक्कतें नॉन स्टॉप आती है, पर इसमें उसे कई अच्छे दोस्त मिलते हैं जो उसे दिल से अपना मानते हैं, जैसे कि तारिणी। हाँ, शुरुआत में इनकी दुश्मनी थी, पर अब वो अच्छे दोस्त थे। कभी कभी तो करण को तारिणी में प्रियांशी की झलक भी दिख जाती थी। वो भी इसी की तरह गुस्से वाली और घमंडी थी, लेकिन दिल की साफ, अपने को लिए कुछ भी कर गुजरने वाली। प्रियांशी का ख्याल आते ही करण का चेहरा बुझ गया। ना जाने तुम किस हालत में होंगी, पर मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा प्रियांशी और श्रेया, करण ने खुद से कहा। उसी दौरान उसे एक लड़के की आवाज सुनाई दी। अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए, और अब आ ही गए हो तो फिर एक मुकाबला कर लेते हैं। इस आवाज के बाद सचिन और उसके दोनों साथी करण के पास आकर, या ये कहूं कि उसके मुंह पर आकर खड़े हो गए, जिन्हें देख करण के सिर में दर्द होने लगा।
सचिन ने आगे कहा, तुम बिना टेस्ट दिए तकनीक गृह में गए थे, इससे सब लोग बहुत ज्यादा हताश है। बाहर स्टूडेंट का गुस्सा फूट रहा है, उन्हें शांत करने के लिए तुम्हें मुझसे 20 तकनीक में मुकाबला करना होगा। आगे बढ़ो। करण ने उसे हाथ के इशारे से ऐसे जाने के लिए कहा जैसे एक अमीर आदमी गाड़ी में बैठकर किसी भिखारी को भगा रहा हो। और इन सीन में भिखारी पर्पल टाउन का लीडर सचिन है। तुम अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, सचिन चिल्लाया। इस पर करण ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी आरती उतारूं? मेरा वो मतलब नहीं था, सचिन ने नाराज होकर कहा। फिर खुद को शांत करके बोला, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के साथ कह रहा हूं। तुम किसी भी टाउन से जुड़े नहीं हो और तुमने बिना टेस्ट दिए तकनीक गृह में जाने की अनुमति ली है, जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए गुस्से की वजह है। मेरे साथ 20 तकनीक का मुकाबला करो, पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं लेवल 4 की तकनीक का इस्तेमाल करूंगा जो तुम्हारी डेमन स्नैक तकनीक से थोड़ी कमजोर होगी। इससे मुकाबला बराबरी का लगेगा, जिस वजह से कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। उसकी राय सुनकर करण ने उसे ऐसे देखा मानो किसी उल्लू को देख रहा हो। और तुम्हें ऐसा लगता है उनकी नाराजगी से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? करण को तो ये सचिन ही लप्पू नजर आ रहा था। शायद इसे हाथी और कुत्ते वाली कहावत का ज्ञान नहीं है। करण को घंटा फर्क पड़ता था कोई उसके बारे में क्या सोचता है या किस तरह की आलोचना करता है। उसे किया उनके साथ घर बसाकर बच्चे पैदा करने थे। अरे आग लगे उनमें, सुझे कुएं में जाकर जान दे दे अगर तो इतने ही फोकट है तो। करण ने ये सब सोचकर कहा, भागो यहाँ से, मुझे आज 10 नालंदा टोकन हासिल करने हैं, कल के लिए मेरे पास तुम्हारी बच्चों वाली हरकतों के लिए समय नहीं है। करण ने फिर से अपने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा, साथ में आड़ा टेढ़ा मुंह भी बनाने लगा, जैसे सचिन की शक्ल देखकर उसे उल्टी आने वाली हो। आंडिस को करण को इस तरह से आड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर उसे डुकारते देख सचिन का दिमाग गर्म हो गया। उसने आज से पहले इतना बदतमीज लड़का अपने जीवन में नहीं देखा था। वो उससे कुछ कहता इससे पहले ही करण और तारिणी मुड़कर काउंटर की दिशा में बढ़ गए, जिसे देख तो सचिन का पारा और ज्यादा चढ़ गया। वो पर्पल टाउन का लीडर था, उसकी इज्जत हर कोई करता था, और ये उसके सामने से मुंह फेर कर जा रहा है मानो वो इंसान न होकर सड़क पर पड़ी गंदगी हो। इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद इन्हें कोई लीडर नहीं मानेगा। सब स्टूडेंट इनके मुंह पर थूक कर जाएंगे। पर्पल टाउन आज से घटिया टाउन बन जाएगा, पहले लड़के ने कहा। इस पर दूसरा लड़का भी बोला, इतनी इज्जत उतरने के बाद भला कौन लीडर बना रह सकता है? कोई बेशर्म ही होगा जो लीडर बना रहेगा, वरना समझदार होता तो अपने शिष्यों को लीडर बनाता। तुम दोनों की तो, सचिन ने अपने मुके से उन दोनों के सिर पर रसगुल्ले खिला दिए। तुम दोनों को बाद में देखता हूं। सचिन दांत पीसते हुए करण के सामने आ खड़ा हुआ, जिसे देख करण के सिर में दर्द होने लगा। उसका तो मन कर रहा था अपने विष दूतों को बाहर निकलवा कर उसकी सुताई करवा दे, कम से कम इस उल्लू से उसका पीछा तो छूटेगा। करण ने चिढ़ते हुए उससे कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? इस पर सचिन ने कहा, तुमने कहा कि तुम 10 नालंदा टोकन एक दिन में हासिल करना चाहते हो। शायद तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो लड़के, फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुम एक दिन में 10 नालंदा टोकन हासिल नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? करण ने उसे घूर कर देखा। सचिन बोला, क्योंकि पहले तुम्हें हर एक सेक्शन में जाना होगा। हर सेक्शन में जाने के लिए तुम्हें टाइम तो लगेगा। चलो मान लेते हैं किसी सम्राट ने तुम्हारी मदद कर दी, फिर भी टोटल टाइम 2 घंटे तो लग ही जाने हैं। इसके बाद तुम्हें पहले नॉर्मल टेस्ट देना होगा, जिसमें जाएंगे तुम्हारे 30 मिनट। उसके बाद तुम एक हाई टेस्ट दोगे तो उसके जाएंगे तुम्हारे पूरे 60 मिनट। और ध्यान रहे, इसमें मैं वेटिंग टाइम नहीं जोड़ रहा हूं। सचिन मुस्कुराते हुए आगे आकर बोला, 10 टेस्ट देने के लिए पूरे 15 घंटे, 2 घंटे ट्रेवल, यानी 17 घंटे तो तुम्हें लगने वाले हैं। इस समय दोपहर होने वाली है, रात के समय सारे टेस्ट बंद कर दिए जाएंगे, यानी तुम्हारे पास है सिर्फ 10 घंटे। अब बताओ तुम किस तरह से 10 नालंदा टोकन हासिल कर सकते हो? और इस बार करण के माथे पर शिकन आ गई। उसने ये तो सोचा ही नहीं, ऊपर से उसे बीच बीच में कई तकनीकों को विकसित भी करना था। इस हिसाब से तो कल का टेस्ट भी मिस कर देगा, मतलब सम्राट स्तर पर पहुंचने का मौका मिस, करिश्मा का पता लगाने का मौका मिस। करण को स्ट्रेस में आता देख अब जाकर सचिन के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर हाथ हिलाते हुए बोला, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है, जिसकी मदद से तुम एक साथ ये टेस्ट दे सकते हो और कुछ ही घंटों में गोल्डन स्टीयर सर्टिफ टेस्ट के लिए तैयार हो सकते हो। अच्छा, करण को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, और ये कैसे मुमकिन होगा? इस पर सचिन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, तुम मेरे जूनियर हो, सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं। नालंदा स्टार टॉवर टेस्ट के बारे में सुना है? बकवास बंद करो अपनी, तारिणी ने कहा। फिर करण से बोली, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसका दिमाग खराब है। तारिणी इतना कहकर करण की व्हीलचेयर को धकेलने लगी, पर करण ने उसे हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा और फिर उससे सवाल करने लगा, ये नालंदा स्टार टॉवर टेस्ट किया है? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। वो बकवास है, इसीलिए नहीं सुना। तुम बीमार हो, हम 3 महीने का इंतजार कर लेंगे, पर तुम कोई रिस्क नहीं उठाओगे। तारिणी इतना कहकर सचिन से झल्लाकर बोली, अपनी जबान से कुछ भी मत निकालना, वरना ब्लू टाउन तुम्हारे पर्पल टाउन के सारे मिशन रद्द करवा देगा। फिर मांगते रहना कटोरा लेकर, भीख भीख भी कोई नहीं देगा तुम्हें।
तारिणी को इतना जल्दी हाइपर होते देख करण बेहद हैरान हो गया। हाँ, वो जानता था तारिणी थोड़ी सी ज्यादा नकचरी और गुस्से वाली है, पर बात बात पर उसे गुस्सा नहीं आता जो उसे अब आ रहा था। तभी सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट स्तर पर पहुंचे तुम्हें 2 महीने नहीं हुए और जबान पहले से ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी। बहरहाल मुझे किया, मैंने तो सोचा था अपने जूनियर की मदद कर सकूं, पर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो इसे जाने देते हैं। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे। उसी दौरान उसे करण की आवाज सुनाई दी, ये नालंदा स्टार टॉवर टेस्ट किया होता है, ये बता कर जाओ। करण तो मुस्की। तारिणी करण को रोकने के लिए और कुछ कहती, इससे पहले ही करण ने कहा, एक बार सुनने में किया चला जाता है। पर करण, तारिणी ने अपना सिर झटक दिया और गुस्से से सचिन को देखने लगी, जो इस समय एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। फिर करण को देखकर बोला, तुम्हें नालंदा स्टार टॉवर टेस्ट के बारे में जानना है न? मैं तुम्हें इस बारे में जरूर बताऊंगा, आखिरकार तुम मेरे जूनियर जो हो। फिर हल्के कदमों के साथ आगे आकर बोला, नालंदा स्टार टॉवर टेस्ट तब से है जब नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। उस टेस्ट को अगर कोई पास कर लेता है तो वो सीधे गोल्डन स्टीयर सटेप टेस्ट की टिकट हासिल कर लेगा। साथ ही में उसके पास श्रेष्ठ बनने के ऑप्शन होंगे। नॉर्मली शुरुआत में सब बाहरी श्रेष्ठ बनते हैं, पर इस टेस्ट से तुम इनर श्रेष्ठ बन जाओगे। करण उसकी बात को गौर से सुन रहा था। इनर हिस्से के श्रेष्ठ की पहचान बहुत बड़ी होती है। इस पहचान के आगे बेगमपुर जैसे राज्य को भी थोड़ा झुक कर रहना पड़ेगा। उत्तरी हिस्से के चांद पैलेस की लीडर से भी बड़ी पोजीशन होती है ये। सचिन आगे बोला, नालंदा स्टार टॉवर में कुल 10 फ्लो होते हैं, हर एक फ्लो पर एक हाई टेस्ट होता है, जिसे खुद इन हिस्से के सबसे काबिल और माहिर स्टूडेंट लेते हैं। जैसे अगर तुम 20 तकनीक में बेहद अच्छे हो, तब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। मुझे हराने के बाद तुम दूसरे फ्लो पर तलवार तकनीक या फिर जो भी तुम अपने लिए चुनोगे उसका टेस्ट देना होगा। बस इतना ही। करण उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। उसे तो ये टेस्ट सबसे अच्छा और सरल लगा, यानी एक ही टाइम में वो एक साथ 10 टेस्ट दे सकता है। साथ ही में अगर वो श्रेष्ठ बन गया तो बड़ी आसानी से शहरी किताब बिल्डिंग में जा पाएगा। यानी ये टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं था, उसके लिए ये लड्डू जैसा था जो उसकी जिंदगी में मिठास भरने आया था। करण के भाव देखकर ही सचिन को समझ आ गया, उसका जाल सही से गिरा है। पर तभी तारिणी ने कहा, इसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई करण। कौन सी पूरी बात? करण के इस सवाल पर तारिणी ने कहा, अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो तुम्हें हर 2 साल एक सेक्शन में सेवा करनी होगी, यानी उस सेक्शन में काम करना होगा। 10 टेस्ट मतलब 10 सेक्शन में काम, पूरे 20 साल की सजा। समझे ये टेस्ट किस प्रकार है? 20 साल की सजा। करण की आंखें खुली की खुली रह गई। ये कोई टेस्ट थोड़ी न था, ये तो गुलाम बनाने का नया तरीका था। और 20 साल अगर वो सेक्शन के काउंटर साफ करता रह गया तब तो उसकी करिश्मा से मिलने की संभावना खत्म समझो। करण को बात समझ में आते देख तारिणी ने राहत की सांस ली, चलो कम से कम इसका मन तो हटा इस टेस्ट से। उसने इतना कहा ही था तभी उसे करण की बाड़बफाहट सुनाई दी, मतलब मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, वरना मैं गुलाम बन जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगा और सबको अपनी ताकत से कुचल दूंगा। और ये सुनकर तारिणी ही नहीं, खुद सचिन भी लड़खड़ा गया। उनके सिर पर कुत्ते बिल्लियां नाचने लगे थे। ये लड़का सच में आधा पागल है, सचिन ने खुद से कहा। फिर झूठी मुस्कान के साथ करण से बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को फ्लो से बाहर फेंक देना। इतना कहकर वो मन में बोला, मेरा मजाक बना रहा था, अब देखना जब जब तुम सेक्शन में साफ सफाई करोगे मैं उधर आकर गंदगी फैला दूंगा। सचिन मन ही मन दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा था और यहाँ तारिणी का दिमाग खराब हुआ जा रहा। उसने करण को समझाते हुए कहा, करण, इन 3 महीनों में 800 से भी ज्यादा लोगों ने ये टेस्ट दिया है, कोई भी इसमें सफल नहीं हो सका। जबरदस्ती हीरो बनने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो आज तक किन किन ने ये टेस्ट पास किए हैं? जिन्होंने किए हैं वो आज प्राइम श्रेष्ठ है या फिर नवरत्न श्रेष्ठ। फिर आंखों में फिक्र के साथ आगे बोली, तुम बीमार हो करण, व्हील चेयर पर हो, ठीक हो जाओ फिर टेस्ट दे देना, मैं उस समय मना नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं रोकूंगी। तारिणी को वाकई में करण की बेहद फिक्र थी, जो उसके शब्दों से झलक से भी रहा था। करण आज ही आया था, ना जाने किन किन हालातों का सामना करके उसकी ये हालत हुई है। अब वो और करण को परेशान होता हुआ नहीं देख सकती थी। करण भी उसकी भावनाओं को समझता था, पर उसके पास भी कोई और रास्ता बचा नहीं था। कल का टेस्ट वो मिस नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, लेकिन शब्द का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें मुझ पर शक होगा। करण की इस बात को सुनकर तारिणी को समझ नहीं आया, उसे अब किया कहकर बात को संभालना चाहिए। करण ने सचिन से कहा, पहले मुझे डिफेंस तकनीक सेक्शन में और धनुष तकनीक सेक्शन में जाकर तकनीकें हासिल करनी है, इसीलिए पहले मुझे ये टेस्ट देने होंगे। मतलब तुम नालंदा स्टार टॉवर टेस्ट देने के बाद तैयार हो? सचिन की आंखों में चमक आ गई। वो हड़बड़ा कर उस जगह से गया और झट से रोहित खन्ना को ले आया, जो आते ही हैरानी के साथ बोले, क्या सच में तुम ये टेस्ट देना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो, थोड़ी सी जल्दी के लिए 20 साल को शर्त पर मत लगाओ। मैंने फैसला कर लिया है, आप इस टेस्ट की तैयारी कीजिए। करण ने अपना स्टूडेंट टोकन रोहित को थमा दिया।
रोहित खन्ना आहें भरते हुए बोले, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं किया कह सकता हूँ, पर इसके लिए पहले मुझे किसी नवरत्न श्रेष्ठ से मिलना होगा। उनकी पनिशमेंट के बाद मुझे हमारी इन श्रेष्ठ काउंसिल में बताना होगा, तब जाकर ये टेस्ट शुरू होगा। खैर, तुम किन 10 तकनीकों को चुनना चाहते हो वो मुझे बता दो, ताकि टेस्ट की तैयारी की जा सके। जी, करण ने अपनी तकनीकों का हिसाब लगाकर कहा, तलवार तकनीक, बीस्ट तकनीक, रफ्तार तकनीक, खंजर तकनीक, खास तकनीक, भाला तकनीक, डिफेंस तकनीक, धनुष तकनीक, हथौड़ा तकनीक। ये तो सिर्फ 9 हुई है, एक और बताओ। रोहित का सवाल सुनकर करण कंफ्यूज हो गया। उसे ये सब तो आता था पर कुछ और नहीं। ये सोचते सोचते करण का दिमाग घुमा और बोला, जहर तकनीक? नहीं, रोहित खन्ना ने मना कर दिया। जहर एक पदार्थ है जिसे बस तकनीक में ढालने की कोशिश की है। ये दुश्मनों को मारने के काम जरूर आ सकती है, पर इसे नालंदा विश्वविद्यालय तकनीक में नहीं गिनता। अच्छा, करण ने अपना सिर हताश से झटका, फिर बोला, बीस्ट टैमिंग? ये खासियत है, कोई तकनीक नहीं, और नालंदा विश्वविद्यालय में बीस्ट की एंट्री नहीं है, सचिन ने कहा। करण फिर से हताश हो गया, लेकिन तभी उसने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? फिर रोहित से बोला, आखिर में आत्मा तकनीक, मैं इस बारे में भूल गया था। ठीक है, रोहित ने कहा, फिर उन सब तकनीकों को अपने दिमाग में फीड करके आगे बोला, नालंदा स्टार टॉवर टेस्ट 4 से 5 घंटे में शुरू हो जाएगा, जब तक तुम्हें जो करना है कर लो। अपनी बात खत्म करके रोहित उस जगह से चले गए। सचिन ने करण को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, टाइम पर पहुंच जाना, तारिणी को लोकेशन पता है, जल्दी हमारी तकनीकों का सामना होगा, जिसके बाद तुम इसी सेक्शन में सफाई करते नजर आओगे। और तुम पिटी हुई हालत में, तारिणी ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन सचिन ने इस पर कुछ नहीं कहा और उस जगह से चला गया, जिसके जाने के बाद तारिणी ने नाराज होकर कहा, तुम हमेशा अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपनी या अपनों की फिक्र नहीं है? फिक्र है तभी तो टेस्ट के लिए हाँ कहा है, करण ने मुस्कुरा कर कहा। जो सुनकर तारिणी कुछ पल के बाद शांत हो गई। उसे आज पहली बार करण की किसी बात में गहराई सी लगी। करण ने कहा, हमें तुरंत डिफेंस तकनीक और धनुष तकनीक के लिए जाना होगा, वरना टेस्ट तो गया हमारा। ठीक है चल रहे, लेकिन अगर तुम सफल हुए न फिर देखना मैं किया करती हूँ। इतना कहकर उसने करण को एक हाथ से उठाकर अपने कंधे पर रखा। ये किया कर रही हो? करण हड़बड़ा गया। इस पर तारिणी ने कहा, जल्दी पहुंचना है तो उड़कर जाना होगा। फिर ठीक है, करण ने कहा, जिसके बाद तारिणी ने दूसरे हाथ से व्हीलचेयर को उठाया और किसी रॉकेट की तरह उड़ पड़ी। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जिस वजह से वो जल्दी धनुष तकनीक सेक्शन के बाहर पहुंच गए। धनुष तकनीक सेक्शन के बाहर पहले से बहुत सारे स्टूडेंट इधर से उधर घूम रहे थे। तारिणी उन सबके बीच में से होते हुए करण को काउंटर पर ले गई। जहां ये सब चल रहा था तो वहीं एक बड़े से हॉल में नवरत्न श्रेष्ठ और हेड मास्टर अपना सिर पकड़कर बैठे थे। मतलब वो आज आया, कुछ घंटे में उसने 20 तकनीक हासिल की और अब वो नालंदा स्टार टॉवर टेस्ट देने के लिए बढ़ चुका है। इसकी बैटरी डाउन नहीं होती क्या? दूसरे नवरत्न श्रेष्ठ ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। अरे बनाता कैसे नहीं, जब वो अपनी उम्र में था तब वो 2 दिन सफर करने के बाद 10 दिन की नींद लेता था और इस बीच कुछ काम नहीं करता था। एक टेस्ट देने के बाद महीनों महीनों तक दूसरे सेक्शन में झांकता तक नहीं था। हेड मास्टर ने बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, अब फाउंडर के स्टूडेंट से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप ऐसा मत कहो हेड मास्टर, करण और फाउंडर में जमीन आसमान का अंतर है, नवी रत्न ने कहा। फिर आगे बोली, फाउंडर का काम भी तेजी से होता था, लेकिन वो सोच समझकर हर कदम रखते हैं। करण बेलगाम घोड़े जैसा है, जो रास्ता देखकर बस दौड़ता ही रहता है। अंडरस्को